नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में हर एक बीतते दिन के साथ एक नया मोड़ सामने आ रहा है। कल तक बागी विधायकों पर तीखे तंज कसते हुए उन्हें अपने बाप के नाम पर वोट मांगने की नसीहत देने वाले शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलों में चार चांद लग चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को जमीन घोटाले के एक मामले में समन भेजते हुए पेश होने का फरमान जारी कर दिया है। एक तरफ उद्धव सेना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं दूसरी तरफ राउत को ईडी का सम्मन उद्धव सेना की मुश्किलों को और भी बढ़ाता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। हर एक बीतते दिन के साथ उद्धव सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिनों में जवाब मांगा है और साथ ही 11 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा झटका दे दिया है। समझने वाली बात ये है कि जो संजय राउत कल तक बागी विधायकों पर जोरदार तंज कसते हुए उन्हें अपने बाप के नाम पर वोट मांगने की नसीहत देते नजर आ रहे थे, आज वो बुरी तरह से ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले के एक मामले में राउत को समन भेजा है और साथ ही उन्हें कल पेश होने के लिए भी कहा है। बताया जा रहा है कि संजय राउत को ये समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले में भेजा गया है। बता दें कि ये मामला 2007 का है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी। ईडी का नोटिस आने के बाद राउत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे अभी अभी पता चला कि ईडी ने मुझे तलब किया है। हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझे रोकने की एक बड़ी साजिश है। भले ही आप मेरा सर कलम कर दे, लेकिन मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं अपनाऊंगा। चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। बागी विधायक चाहे कुछ भी कर ले, मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संजय राउत को ईडी द्वारा समन किए जाने पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि ये राजनीति नहीं बल्कि सर्कस बन चुका है। महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि हमें जीत का भरोसा है, हमारे साथ सारा प्यार है। जो धोखा देते हैं वे जीतते नहीं, तो जो भागते हैं वे जीतते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जो तेवर देखने को मिल रहे थे, उस तेवर में तल्खी और बढ़ गई, क्योंकि संजय राउत को एक नोटिस आ गया। आपको संजय राउत के तेवर दिखाते हैं, जरा सुनिए उन्हें किस तरह से उनका अंदाज और भी तल्ख हो गया नोटिस के बाद, और उससे पहले क्या हाल था। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूंगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़ कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग।
तो सुना आपने संजय राउत को। बाप के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के समर्थकों ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट दिया था, और वो सिर्फ एक व्यक्ति। लेकिन क्या सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति हो वो किसी एक के एक अधिकार क्षेत्र में आता है? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही बड़ा सवाल ये कि संजय राउत जो कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, ये वो बेहतर समझ रहे हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं, बाप की बात राउत को पड़ी महंगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं। और इस ईडी के नोटिस के बाद जिस तरह की तल्खी देखने को मिली है संजय राउत के तेवर में, और वो साफ कह रहे हैं कि नोटिस अगर आया होगा तो घर पे देखेंगे। और साथ ही ये भी कह दिया ट्वीट कर कि नोटिस के लिए जो उन्हें बुलाया गया है ईडी कार्यालय, वो नहीं जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर एक और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, दूसरी ओर राजनीतिक कारणों में इस कानूनी प्रक्रिया को मिलाकर अपना हित साधने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये सब होता दिख रहा है। मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पूरी परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जयंत माइनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ, माफ कीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संदीप जी के पास चलेंगे, और अब तक जो कुछ भी घटनाक्रम देखने को मिला है उससे अलग हम सिर्फ संजय राउत की प्रतिक्रियाओं में जो परिवर्तन आया है, उनके तेवर जो और तल्ख हो गए हैं ईडी के नोटिस को लेकर, तो हम चाहेंगे संदीप जी आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये एक तरफ राजनीतिक खींचतान और दूसरी तरफ ईडी का नोटिस है, क्या इनमें कोई संबंध है अगर राजनीतिक नजर से भी देखना चाहें तो? देखिए, ऐसा है कि कनेक्शन ना होते हुए भी जो टाइमिंग है उससे लगता तो है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। हालांकि दोनों प्रक्रिया अपनी अलग जगह है। ईडी एक स्वतंत्र निकाय है और स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अगर कोई कंप्लेन उसके पास आती है तो समय समय पे अपनी कार्यवाही करती है जी। लेकिन आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे एक चीज तो समझ में आया कि न्याय जो है, न्यायालय जब करती है तो उसके साथ ये भी ध्यान रखती है कि न केवल न्याय हो बल्कि दिखे भी कि न्याय हो रहा है। तो इसीलिए शायद आज सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना को फौरी तौर पे तुरंत कोई रिलीफ नहीं मिली, बल्कि एक तरह से कहें कि उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लगा, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे की पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने नोटिस किया और सारे पक्षकारों को जो है एक 3 दिन का समय दिया कि आप अपना जवाब दाखिल करें। और देखिए, जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी अच्छे तरह से ड्राफ्ट की गई, सभी लोगों को पक्षकार बनाते हुए, क्योंकि डीजीपी महाराष्ट्र को भी आपने पार्टी बनाया है और केंद्र सरकार को भी आपने पार्टी बनाया है। तो इन सारे पक्षकारों को लेने का मतलब था कि भाई जो असुरक्षा की भावना जो विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं उनके अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराना इस पिटीशन का एक लक्ष्य था, और जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए, क्योंकि अगर डीजीपी को नोटिस हुआ है तो डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बताना पड़ेगा कि जो विधायक यहाँ से गए हुए हैं, गुवाहाटी में है, उनको महाराष्ट्र में वापस लौटने पे हम सुरक्षा देंगे, क्योंकि कोई भी संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ नहीं खड़ी कर सकती, हम सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए, जो बात संजय राउत जी कह रहे हैं, संजय राउत जी ने क्या कहा था कि शिवसैनिक भड़क सकते हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से कहें भड़काने का ही काम किया, और जिसके बाद हम सभी ने देखा कि तोड़फोड़ शुरू हुई महाराष्ट्र में और एक भय का माहौल क्रिएट हुआ। तो संजय राउत जी को समझना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और अंततः बातें कानून के शरण में ही पहुंचनी है। आप चाहे जितने भी ताकतवर बन जाएं, आप चाहे जितनी बड़ी संस्था के मालिक हों, लेकिन अंततः न्याय की शरण में आना है, और न्याय की शरण में आने के बाद आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। जी, जयंत जी के पास चलते हैं। जयंत जी, एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो राजनीतिक लोग हैं तो वो इसी तरह से कुनबा जोड़ते हैं और अपना फायदा हित साधते हैं, लेकिन ये जो ईडी के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, उसमें अपनी करतूतों को पर्दे के पीछे लाना और विरोधी खेमे के करतूतों को कानूनी तक कि वो कानूनी रूप से भी गलत है, ये परिलक्षित करना, किस तरह से देख रहे हैं इन परिस्थितियों को? बिल्कुल, जो आपने कहा एकदम सही है।
ये इसी प्रकार से किया जा रहा है। जी। यहाँ तक कि अगर यही हाइपोथेटिकली बोलता हूँ कि ये जिनके ऊपर अभी ईडी का इंक्वायरी चल रहा है, ऐसे अगर समझो ये 40 एमएलए लेते हैं और अगर वो मनसे या भाजपा या ये शिवसेना से अलग खेमे में चले जाते हैं जी। तो उनके ऊपर की इंक्वायरी इमीडिएटली बंद हो जाएगी। ये रियलिटी है और यही एक सबसे बुरी बात है, क्योंकि आप जानबूझ के ये ईडी लगाते हैं। अब ऐसे कई मिनिस्टर्स आज भी बीजेपी की सरकार में है। एक जमाने में हमने चोरी का डीजल खरीदा है ऐसे लोग बोलते हैं और आज देखेंगे तो प्लेन चार्टर करके घूमते हैं। फिर उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी लगती? तो ईडी का मिसयूज हो रहा है, ये फैक्ट है। बात यहाँ तक कि अगर ये अभी की ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बारे में तो मैं ये कहूंगा, अगर ये अभी जो बोलते थे उन्होंने उनके हिसाब से अगर ऐसा है कि डिप्टी स्पीकर को झटका लगा, तो मेरा एक सादा सवाल है जी कि जो 1999 के एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, एक्चुअली आवर जॉब इज नॉट टू इंटरफियर इन लेजिस्लेचर, जी, क्योंकि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इन्होंने बनाए हुए कानूनों के ऊपर तो जुडिशियरी बनी है, ये रियलिटी है। तो लेजिस्लेचर में इसका मेजॉरिटी है, इसका नहीं है। कौन किसके पर्दे में बैठा है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिसाइड होगा। तो मेरे ख्याल से जयंत जी, ये जब बाय द बुक जाने वाली बात होती है ना, तो इसमें काफी उलटफेर हो जाती है और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद भरे हैं। आपको कैसे जाना है? आपको कैसे जाना जी, आपको कैसे? ये नैतिकता की बात हो गई कि आप कैसे जाएंगे। नहीं, वही तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, नैतिकता की बात से ही बोल रहा हूँ कि ये जाना सही है जी, क्योंकि क्योंकि हमको जैसे जाना कि अगर फिर मैं राम मंदिर के ऊपर अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्या वो कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए, किसी ने कुछ भी किया तो फिर अगर कानून ही होना चाहिए, किसी ने कुछ भी किया, तो 2002 में जब गुजरात के दंगे हुए थे, गोधरा के बाद हुए थे, तो उस वक्त कानून कहाँ था? मैं वो भी सवाल पूछ सकता हूँ। उस वक्त भी किस प्रकार का वायलेंस हुआ गुजरात में, ये भी देखा है। मैं खुद गुजरात में था, मैंने कवर किया है। क्या वो सही था? क्या उसका डिफेंस नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग सीधा ये कहेंगे कि भैया पहले गोधरा जल गया, इसकी वजह से ये हो गया, बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे ऐसे हो, राजीव गांधी की बात लेके हम भी बैठ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये थोड़ी विडंबना है हमारे देश में कि जब राजनीति होती है तो वहां नैतिकता गौण हो जाती है, नैतिकता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल ये तो समाज ही सुधारेगा, नेताओं को भी सुधारने का काम समाज के ही हाथ में। इसके आगे की बात बताता हूं कि राजीव गांधी से लेके नरेंद्र मोदी से लेके अभी आज संजय राउत भी यही बोल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता भड़क सकते हैं जी। अरे भाई, ये कार्यकर्ता भड़क सकते हैं, ये बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन आप एक प्रकार से उनको उद्युक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इसी प्रकार से एक जमाने में नरेंद्र मोदी ने किया था जी, इसी प्रकार से एक बार किसी और ने भी किया होगा। तो ये सभी के ऊपर हमने कॉमन बात कि तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकलनी चाहिए। जितना मैं संजय राउत से ये स्टेटमेंट का विरोध करता हूँ, उतना ही मैं 2002 के दंगों के वक्त नरेंद्र मोदी ने कही हुई बात उसका भी विरोध करता हूँ। मेरे ख्याल से पत्रकार तरीके हमने इस प्रकार से रहने, ये दिस इज द रियलिटी जो आपने बोला वो सही है। मैं चलिए, कुछ जरूरी जानकारी आ रही है, आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रसारण आ रहा है, तो हमें इस कार्यक्रम को संक्षेप में ही खत्म करना है। तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश जी, मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो दो कहावत आ रही है याद। एक तो है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना और दूसरा है कुल्हाड़ी पे पैर मार लेना। तो यहाँ कौन सी स्थिति देख रहे हैं आप? कुल्हाड़ी पे पैर मार लेना। जब इन्होंने नैतिकता की बात की, उस दिन नैतिकता कहाँ थी जब पोस्टर लगाया था नरेंद्र मोदी का और बाप बता रहे हैं बाला साहब को? उस दिन नैतिकता कहाँ थी जब आपने भाजपा को छोड़ करके केवल सीएम शिप से चिपके रहने के लिए आज भी ये क्राइसिस कर रहे हैं? 40 शिवसेना जो आज गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उनकी पूरी तरह जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडेक्स किया और मान्यवर नीतीश कुमार से आपका अलायंस कैसे हुआ? कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है धीरे से। इनके डिप्टी स्पीकर को चैलेंज किया, इनके विप को चैलेंज किया,
इनके जो ये 5:30 बजे जो जवाब मांग रहे थे उसको चैलेंज किया और ये खुला दरवाजा छोड़ दिया गवर्नर के लिए कि आप जब चाहिए तब फ्लोर टेस्ट करवाइए। 48 घंटा के अंदर फ्लोर टेस्ट अनाउंस होगा, स्पीकर का सिलेक्शन होगा और उसी समय ये डिसाइड हो जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार। जहां तक इन 40 लोगों की बात है, यही असली शिवसेना है और बाला साहब की जो सीख थी जिसको वो जी रहे हैं, वो असली शिवसेना वही है जो कह रही है 2.5 साल पूरे हो गए। चलिए, फ्लोर टेस्ट की बात बार बार आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये विषय उठा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस पर फिलहाल कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ये जो प्रक्रिया है फ्लोर टेस्ट की, उसमें रोक नहीं लगाया जाएगा, रोक नहीं लगाया जाएगा, कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, कहा गया है कि जब भी फ्लोर टेस्ट हो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। बिल्कुल। तो ऐसे में संदीप जी हैं, तो हम एक बार संदीप जी से संक्षेप में समझ लेते हैं। क्या संदीप जी, अगर कोई गुट, या तो शिंदे गुट हो या फिर पार्टी बीजेपी ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, तो उसमें कोई विधायी बाध्यता हो सकती है, कोई कानूनी अड़चन हो सकती है, या फ्लोर टेस्ट हम आने वाले 48 या 52 घंटों में देख सकते हैं, 1-2 दिन में दिख सकता है कुछ ऐसा? 11 जुलाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा सेटबैक यही था कि ये चाह रहे थे कि एड इंट्रीम स्टे मिल जाए कम से कम, कि फ्लोर टेस्ट ना हो जी, 11 जुलाई तक के लिए सरकार सुरक्षित हो जाए। ऐसा लगता है वहां बोल के फंस गए, बोल के फंस गए। कहते नहीं बोले होते तो शायद 11 जुलाई तक कोई भी स्टेप नहीं लेता, चाहे गवर्नर चाहे जो भी है, स्पीकर या कोई भी। लेकिन बोलकर क्यों फंस गए कि जैसे पिटीशन में कह दिया कि नहीं हम इसको कोई आर्डर नहीं पास करते, इसका मतलब हो गया कि हमें परमिशन है कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सके। तो निश्चित ही गवर्नर के पास अगर कोई पक्षकार जाता है या डिमांड रखता है कि देयर इज नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस हो चुकी है सरकार या इनको विश्वास मत हासिल करना चाहिए, दोनों स्थिति में गवर्नर बोल सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए आइए और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हमें इस कार्यक्रम को बीच में गवर्नर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हमें इस कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ता है, इसके लिए खेद है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी और अविनाश जी, जयंत जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे फिर महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे, फिर मिलेंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ खास।